आछे दिन पाछे गए, गुरु सो किया न हेत। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2028 के बारे में चीन ने बहुत कुछ प्लान करके रखा था, लेकिन उस पर बाल्टी भर के पानी डाल दिया भारत ने। वहीं दूसरी तरफ जब जनरल नियाजी भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 1971 में आत्मसमर्पण कर रहे थे, तब पाकिस्तान के अखबारों में कुछ और ही छप रहा था। तब ये छप रहा था कि बस पाकिस्तान के 2 कदम आगे ही जीत है, बस पाकिस्तान जीतने ही वाला है। जबकि सीमा पर नियाजी सरेंडर के कागजात पर दस्तखत कर रहे थे। उसी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बुरी खबर है जो तुर्की से दौड़ी हुई आई है, और रूस ने तुर्की का कर दिया है बड़ा बुरा हाल, खासकर उन ड्रोनों का जिसका इस्तेमाल अजरबैजान और अर्मेनिया के समय किया गया था। आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया तुर्की के साथ, और तुर्की ने पूरा खेल कैसे बदल दिया? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में सबसे ज्यादा चर्चा में कोई चीज आई थी तो वो थे तुर्की के ड्रोन। तुर्की के ड्रोन तो बिल्कुल महामहिम हो गए थे और ऐसा लगता था अजेय हो गए हैं, और उसी की बदौलत तुर्की ने अर्मेनिया को हरा दिया था और अजरबैजान को फतह दिला दी थी। लेकिन तुर्की के उन्हीं ड्रोनों का, और वो भी 1-2 नहीं, पूरे 47 ड्रोनों का बड़ा बुरा हाल किया रूस ने, जिसके बाद इजराइल के साथ तुर्की ने कुछ और ही प्लान कर लिया है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन पहले ये जानें कि आखिर तुर्की के ड्रोनों का बुरा हाल रूस ने क्यों किया है। भले ही अर्मेनिया मामले में रूस नहीं कूदा और उसकी वजह से अर्मेनिया हार गया, लेकिन जब सीरिया और लीबिया की बात आई तब रूस ने अपनी पूरी ताकत दिखला दी। रूस ने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करके तुर्की के बख्तियार ड्रोनों को, वो भी 47 की संख्या में, कबाड़ तक पहुंचा दिया है। और ठीक इसी वक्त लीबिया में भी सीरियन सैनिकों ने इसी तरह के बख्तियार ड्रोनों को मारा, और वो भी 33 की संख्या में, यानी कुल 80 ड्रोन लगभग तुर्की के यूं ही बेकार चले गए। वैसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का दरवाजा बंद होने के बाद पाकिस्तान बड़ी आस लगा के बैठा था चीन और तुर्की से, और खबरें तो यहाँ तक उनकी मीडिया में आने लगी थी कि तुर्की ड्रोन देगा भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान को। लेकिन सलाह यह है कि पाकिस्तानी लोगों को कम से कम अपने अखबारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 1971 का वह डॉन का अखबार बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें ये लिखा गया था कि बस हम जीत के 2 कदम आगे हैं और पाकिस्तान की मदद करने के लिए चीन आने वाला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने तो एक बड़ा खेल कर दिया है। वैसे आपको बता दें, आज जो तुर्की है वह तुर्की पहले ऐसा नहीं था। 1992 में यही वजह था कि नाटो ने उसे खुले दिल से स्वीकार किया था। उस समय का तुर्की एक खुली सोच वाला, बिल्कुल पश्चिमी जगत की तरह था, जहां पर यहाँ तक कि परिधान भी पश्चिमी इस्तेमाल किए जाते थे। उनकी इतनी ज्यादा खुली सोच थी कि उन्होंने बड़े ही आराम से इजराइल को एक देश की मान्यता भी दे दी थी और वहां अपने राजदूत भी रखे थे। उस समय के तुर्की का ये मानना था कि यहूदियों का भी अपना देश होने का हक है, इसलिए इजराइल को एक देश के रूप में मनोनीत करते हैं। वहीं आपको बता दे, ये वही तुर्की था जो कि भारत के साथ भी अपने संबंधों को बहुत अच्छा रखता था और भारत के साथ रिश्ते काफी मजबूत थे, दोस्ताना थे। लेकिन 2003 जब अर्दोगन कुर्सी पर चढ़े, अर्दोगन के आते ही उन्होंने बस कट्टरपंथ को अपना सहारा बना लिया और इस कट्टरपंथ में ऐसे घुस गए कि वहां की जनता के ऊपर धीरे धीरे कट्टरवाद का काला चश्मा चढ़ने लगा, और जो खुले विचारों के लोग थे वो अब धीरे धीरे संकीर्ण विचार के होने लगे। यही वजह है कि तुर्की, जो खुले विचारों के होने के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जा रहा था, वो धीरे धीरे गर्त में जाने लगा। फिर कहते हैं ना, सिक्के की खनक और सनकी की सनक छिपाए नहीं छिपती है। यही हाल हुआ अर्दोगन के साथ।
अर्दोगन को सनक चढ़ी खलीफा बनने की, और जिसका भुगतान किया तुर्की ने। खलीफा बनने के चक्कर में उन्होंने फ्रांस से लेकर लगभग हर बड़े देश से पंगे ले लिए, और इसका सीधा सीधा असर पड़ा लीरा पर, जो कि जमीन खोदकर नीचे जाने लगी। वैसे आपको बता दें, लीरा मुद्रा है तुर्की की। एक समय था तुर्की का एक लीरा भारत के 38 रुपए के बराबर होता था, लेकिन आज तुर्की का एक लीरा भारत के 10 रुपए के बराबर है। अर्दोगन की वजह से हालात ये हो गए कि जिस तुर्की ने इजराइल को मान्यता दी थी 2 साल पहले, उसी तुर्की ने अपने राजदूत को वहां से बुला लिया था। और यूएन में तो इजराइल के खिलाफ अर्दोगन का वो भाषण बड़ा ही चर्चा में आया था, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन मुद्दे को उठाया था और कहा था कि इजराइल नाम का देश तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब अर्दोगन ने खुद पूरा खेल बदल दिया है, और अब उसी इजराइल को न सिर्फ मान्यता दे रहा है अर्दोगन, बल्कि अपने राजदूत को फिर से भेज रहा है। और मीडिया खबरों की माने तो इजराइल के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए अर्दोगन बड़ी तरीके से बेकरार हैं। यानी कि ये सच ही है कि दुनिया की राजनीति में कब दोस्त देश बन जाए दुश्मन, और कब दुश्मन देश बन जाए दोस्त, ये कहना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका, रूस, जर्मनी, यूरोपीय देशों को चौंकाते हुए एक बड़ा कमाल कर दिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी थी, तब भारत में हंसने वाले कई थे। लेकिन अब जो आरबीआई के तहत रिपोर्ट आई है, वह रिपोर्ट न सिर्फ उन हंसने वालों का मुंह बंद कर रही है, बल्कि आने वाले समय में क्या होने वाला है उसको भी बता रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के अनुसार आरबीआई ने ये बतलाया है कि जिस रफ्तार में अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वो बिल्कुल भी सोच से बाहर है। खासकर ऐसे समय में जब महामारी का समय था और दुनिया ये सोच रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरेगी, इसके बदले में भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 14.2% है, और ये तो सिर्फ 21 और 22 का पहला छमाही होगा। उसके बाद और भी ज्यादा बढ़ने के आसार देखे जा रहे हैं। यानी कि 2028 तक चीन जो यह सोचता था कि वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और भारत तीसरे नंबर पर रहेगा, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, बल्कि भारत कहीं और भी आगे के पायदान में न चढ़ जाए। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ने कई पंडितों के सिर चकरा दिए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को छू देगी? और क्या आप आरबीआई की इस रिपोर्ट से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।